इस 100 के सामने वाला एंगल कितना है? तो 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री। और बच्चों साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर फोर्सेस आमने सामने ना हो, चूज कन्वीनियंट एक्स एंड वाई एक्सेस, और जितनी सारी फोर्सेस आपने ड्रॉ की हैं उनका कंपोनेंट तोड़िए एक्स और वाई कह लो। मतलब ये इस पर इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है, ये इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ठीक है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ लगा देते हैं और कुछ एन डैश कह देते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। अब बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सारे लॉज ऑफ मोशन देख लिए थे। इस लेक्चर से हम उनका एप्लीकेशन शुरू करेंगे, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे वो सब देखना है। तो उसमें सबसे पहली चीज हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों इसको प्यार से हम FBD भी कहते हैं, F फॉर फ्री, B फॉर बॉडी एंड D फॉर डायग्राम। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको FBD बनाना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से फ्री करके उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का डायग्राम बना देंगे, तो इसको बोला जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वी हैव टू आइसोलेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिस्टम। हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सिस्टम से उस ऑब्जेक्ट को अलग ड्रॉ करना। मान लो सिस्टम में 4-5 चीज़ें हैं, तो अब 4-5 चीज़ पे लगने वाले सारे फोर्सेस को तुम वहीं पे ड्रॉ करोगे तो फोटो कचड़ा हो जाएगा। तो 4-5 चीज़ों को अलग अलग ड्रॉ करके उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर दो, सारे ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से ही हम इसको समझते हैं बच्चों। सो नाउ वी हैव 2 ब्लॉक्स, जिसमें एक को एक धागे से बांध के लटकाया गया है और एक को एक सरफेस पर रखा गया है। हमको इन ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अरे बच्चों, तो इस सिस्टम में ये ब्लॉक अकेला है, इस सीलिंग को हम सिस्टम से बाहर मान रहे हैं। अभी फिलहाल हम इस सिर्फ ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो अलग से क्या फोर्स बनाओगे, यहीं पे ड्रॉ कर लो। और बच्चों जो पहला फोर्स हम हमेशा ड्रॉ करेंगे, बिना पूछे ड्रॉ करेंगे, वो होगा नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि mg होता है। m मास के ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है। अब इस पे और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, धागे से बंधा है और धागा तना हुआ है, टाइट है, तो धागा इस पर टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। तो धागा टेंशन कहाँ लगा रहा होगा? तो ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। टेंशन लगा के हम सिर्फ चीज़ों को खींच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धागा इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो ऊपर ही फोर्स लगा रहा होगा। हो गया बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। अरे 2 ही फोर्स लग रहा था ना, तो ड्रॉ कर लिया हमने। अब इस पर तुम ड्रॉ करो, जल्दी वीडियो को पॉज करके ड्रॉ करो। कर लिया? तो बाबू इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg, वो तो हमेशा लगेगा। ये किसी धागे से तो नहीं बंधा है, इसका मतलब टेंशन तो नहीं लगेगा, लेकिन एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और जब भी 2 सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, दोनों एक दूसरे को पुश करती हैं नॉर्मल फोर्स लगा के, तो ये जो सरफेस होगा, बोलो, वो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा। और ये सब हम पहले से जानते हैं, बोलो ना बच्चों। ब्लॉक सरफेस पर नीचे नॉर्मल लगा रहा होगा, लेकिन सरफेस ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल लगा के हम सिर्फ चीज़ों को धक्का दे सकते हैं। तो ये सरफेस अगर ब्लॉक को धक्का देगा तो ऊपर ही देगा ना। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अच्छा, यहाँ हमको इसका और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ब्लॉक और वेज का। तो सबसे पहले काम करो, ब्लॉक को अलग ड्रॉ कर लो बच्चों। तो ब्लॉक को अलग ड्रॉ करोगे तो ब्लॉक अगर तिरछा है तो तिरछा ही ड्रॉ करोगे, ये ना कि ब्लॉक को अलग ड्रॉ करा हमने और सीधा कर दिया उसको, नहीं। अगर वो थीटा एंगल पे है तो आपको थीटा एंगल पे ही ड्रॉ करना है। अब आप बताइए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो m मास पर सबसे पहले बच्चों नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी लग रहा होगा। नॉर्मल किधर लगेगा? तो नॉर्मल लगेगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और नॉर्मल लगा कि ये जो सरफेस है इसको धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो इधर हो गया नॉर्मल। अब हम बात करेंगे वेज की। तो बच्चों वेज जो है जिसका मास कैपिटल M है बच्चों, कैपिटल M, इस पर पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कहाँ? तो नीचे की तरफ, जो कैपिटल mg होगा। फिर ये जो वेज है वो इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, तो वेज ब्लॉक पे इधर नॉर्मल लगा रहा है, तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ब्लॉक वेज पे इधर नॉर्मल लगाएगा। इसका मतलब हुआ एक नॉर्मल इधर लगेगा और ये n ही होगा, क्योंकि वेज ने ब्लॉक पे n लगाया था, तो ब्लॉक भी वेज पे n ही लगाएगा, है ना बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अब समझो, ये जो वेज है ब्लॉक के साथ भी कांटेक्ट में है और इस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है, तो सरफेस इस वेज पे कहाँ नॉर्मल लगाएगा?
तो सरफेस इज वेज पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा मतलब ये इस पर इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है, ये इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ लगा देते हैं और कुछ एन डैश कह देते हैं। बोलो क्यों एन डैश बोलेंगे? क्योंकि ब्लॉक ने जो नॉर्मल लगाया था वो एन था, सरफेस जो नॉर्मल लगाएगा वो एन डैश होगा। तो हो गया, इस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, ब्लॉक पे 2 फोर्स, वेज पे 3 फोर्स। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। यहाँ हमको किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? तो दोनों ब्लॉक्स का बनाना है और वेज का बनाना है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, एकदम करना है तुमको। हो गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये तो ऐसा तिरछा है, थीटा एंगल पे है और इसका मास जो है वो m1 है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा होगा कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग m1g लिख देंगे। बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? m1g। आपने भी यही लिखा होगा, m1g। उसके बाद ये एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो सरफेस इस पर लगाएगा इधर की तरफ नॉर्मल। और देखो एक काम करना, जब तुम फोर्सेस लगाना ना तो कोशिश करना एक ही पॉइंट पे लगाना, इससे एंगल वेंगल ढूंढना आसान होगा, और वो पॉइंट तुम ना इस सरफेस के ऊपर लेना। ठीक है, चलिए। तो क्या 2 ही फोर्स लग रहा है? नहीं बच्चों, 2 फोर्स नहीं, ये धागे से भी बंधा है, तो धागा इधर की तरफ टेंशन लगा रहा होगा। तो एक्चुअली टेंशन मुझको यहाँ ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर लेना, तो टेंशन इधर की तरफ लिख लो। सही है? अरे तुमको मन करेगा टेंशन तुम यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही पॉइंट पे लिखेंगे तो थोड़ा ठीक लगता है। कंपोनेंट तोड़ना रहा कभी, है ना बच्चों, या फिर एंगल देखना रहा तो आसान होता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एक ही पॉइंट पे हम इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो इस पर 3 फोर्स, फिर से बताओ, इधर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ टेंशन। ठीक है, अब इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये वाला जो ब्लॉक है वो तो ऐसा है, अरे जैसा है वैसा ही ड्रॉ करेंगे, वो तिरछा था तो तिरछा ड्रॉ किया था, ये सीधा है तो सीधा ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों? तो नीचे की तरफ लग रहा होगा m2g। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? अरे बोलना भाई, ऊपर की तरफ टेंशन, और चूंकि ये धागा सेम है तो अगर इधर टेंशन T लगा है बच्चों तो इधर भी टेंशन T ही लगेगा। तो ऊपर की तरफ हमने टेंशन T लगा दिया, हो गया। अब बच गया ये वेज, तो वेज को ड्रॉ कर लो। लेकिन रुको 1 सेकेंड बच्चों, गलत हो गया ये जो पुली है वो भी इस वेज का ही हिस्सा है। बोलो ना, वेज से ही अटैच है, तो तुमको ये पुली भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आइए वेज पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करें। तो सबसे पहले ये जो ब्लॉक है वेज पर इधर नॉर्मल लगा रहा होगा, इसको चलिए कुछ n कह दिया जाए। क्यों? क्योंकि वेज ने भी ब्लॉक पे n ही लगाया था, तो ब्लॉक भी वेज पे n ही लगाएगा। क्लियर? अच्छा हाँ, सबसे पहला फोर्स तो हमको mg ड्रॉ करना चाहिए था रे बच्चों, नीचे की तरफ। हाँ ठीक है, तो mg हो गया, ब्लॉक का नॉर्मल हो गया, और बोलो सरफेस भी तो ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा। हाँ ठीक है, तो इसको आपने कुछ n डैश से दिखा दिया, हो गया। यही सारी फोर्सेस हैं? एकदम नहीं, और भी फोर्सेस लग रही हैं। आप देखिए ध्यान से, ये जो पुली है बच्चों, ये जो पुली है, इस पुली पे ये जो धागा है वो इधर की तरफ टेंशन लगा रहा होगा, और ये जो धागा है वो नीचे की तरफ टेंशन लगा रहा होगा, तो आपको इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो इस पुली पे एक टेंशन इधर लग रहा है और बच्चों एक टेंशन नीचे लग रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 नॉर्मल फोर्स और ये 2 टेंशन फोर्स। इतनी सारी फोर्सेज इस वेज पे लग रही हैं, सारा फोर्स ड्रॉ करना है। कुछ समझ में आया? आपका यही सही था या फिर कुछ गड़बड़ हो गया था? तो आप सोच लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा आप मुझको बताने जा रहे हैं? इक्विलिब्रियम बच्चों। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी चीज पर नेट फोर्स का 0 होना। बोलो, हालांकि आगे चल के पढ़ेंगे कि नेट टॉर्क भी 0 होता है तो उसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। खैर छोड़ो, वो सब बातें हटाओ। अभी फिलहाल याद रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का 0 हो जाना। और बच्चों अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू होता है m इंटू ए। याद है? अरे एफ इज इक्वल्स टू एम में, उसमें एफ नेट फोर्स ही होता था ना। तो अगर नेट फोर्स 0 हो जाए रे बच्चों तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 होता है। अब एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन 0 का मतलब हुआ
या तो जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगा, और ना तो अगर मूव भी करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को चेंज करना, है ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो याद रखना, कोई चीज़ रेस्ट में पड़ा है वो भी इक्विलिब्रियम में है, और कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है। कई बार हम ये वाला सिचुएशन थोड़ा मिस कर जाते हैं, हमको लगता है कि जब भी कोई चीज़ रेस्ट में है तभी वो इक्विलिब्रियम है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो फिर भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हाँ, रेस्ट में रहेगा ना तो हम उसको थोड़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अरे मूव कर रहा है ना बेचारा, तो इसीलिए डायनामिक वर्ड आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम में ये दोनों जगह है, ठीक है बच्चा। तो अब हम देखेंगे कि कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में है, यानी वही रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बच्चों ना 95% केस में आपको बॉडी रेस्ट में ही मिलेगा। 5% केस में अगर कोई ट्विस्ट डालना चाहे तो भले वो ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स होंगी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो भाई पहला स्टेप तो है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता करना है, जो चीज़ भी रेस्ट में है उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करिए, ठीक। अगर फोर्सेस आमने सामने ना हो, जैसे बच्चों एक फोर्स मान लो इधर है, एक फोर्स इधर है, तब नहीं। अगर एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है तब। अगर फोर्सेस आमने सामने हैं तब तो ये वाला स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अरे बोलना यार, लेकिन फोर्सेस अगर ऐसे आड़ी तिरछी हैं, आमने सामने नहीं है, तब ना आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने कन्वीनियंस के अनुसार। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इसी को एक्स और इसी को वाई लेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि हम इसको एक्स ले लेंगे तो इसको वाई ले लेंगे, लेकिन हाँ, एक्स और वाई हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये हम जब क्वेश्चंस आएंगी तो हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरीके से हम एक्स और वाई लेते हैं, ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर फोर्सेस आमने सामने ना हो, चूज कन्वीनियंट एक्स एंड वाई एक्सेस, और जितनी सारी फोर्सेस आपने ड्रॉ की हैं उनका कंपोनेंट तोड़िए एक्स और वाई के अलोंग। और बच्चों हमको बिल्कुल ऑब्वियसली कंपोनेंट तोड़ने तो आता ही है। अरे बोलो भाई, कंपोनेंट तोड़ने तो आता ही है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए, तो इसका एक कंपोनेंट हमको एक्स एक्सिस में तोड़ना है तो वो ऐसा होगा, और एक वाई में तोड़ना है तो वो ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट तोड़ना है तो आप इसके हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और वाई एक्सिस में अगर कंपोनेंट तोड़ना है तो इसके हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। इसको बोला जाएगा ए का एक्स कंपोनेंट, इसको बोला जाएगा ए का वाई कंपोनेंट। और मान लो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो जो कंपोनेंट इधर टूटा है वो कितना होगा, और जो कंपोनेंट इधर टूटा है वो कितना होगा। तो एक कोड मैंने आपसे कहा था, याद रखना, थीटा की तरफ तो कॉस और थीटा से दूर तो साइन। एकदम याद रखो, इसको 10 बार लिख के रट लो। जब भी कंपोनेंट तोड़ना होगा मैं तुमसे बस एक ही बात पूछूंगा, थीटा की तरफ कि थीटा से दूर। अगर तुम थीटा की तरफ घूम रहे हो तो कॉस लिखना, थीटा से दूर जा रहे हो तो साइन लिखना, ठीक है। तो जब हम एक्स वाला कंपोनेंट तोड़ रहे हैं बच्चों तो हम थीटा की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू होगी, जिसका कंपोनेंट तोड़ रहा है उसको तो खैर लिखोगे ही भाई, ए का कंपोनेंट तोड़ रहे हो ना तो ए को लिखोगे, हाँ। और थीटा की तरफ घूम रहे हो तो क्या लिखते हैं, कॉस, यानी हम लिख देंगे कॉस थीटा। बोलो बच्चों, कितना होगा, ए कॉस थीटा। और अगर आप थीटा से दूर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए साइन थीटा, क्योंकि थीटा से दूर जाएंगे तो आप साइन लिखेंगे। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर देखिए ये सब आता होगा तो आप स्किप कर लेना, ठीक है। ऐसे 10-10 सेकंड बढ़ा के आगे बढ़ जाना। जैसे मान लो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और बच्चों ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमको इस फोर्स का ना एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तोड़ना है। तो एक्स कंपोनेंट ये रहेगा और बच्चों वाई कंपोनेंट ये रहेगा, ठीक है।
तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो इसका कंपोनेंट तोड़ना है तो इसको तो लिखोगे ही, 10 न्यूटन लिखोगे ही, और उसके बाद क्या लिखोगे, तो उसके बाद लिखोगे बच्चों cos 30 डिग्री, क्योंकि आप 30 डिग्री की तरफ घूम रहे हैं और थीटा की तरफ घूमना cos लिखना। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 10 न्यूटन। और एक और बात है, देखो मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, साइन और कॉस की वैल्यू अभी वीडियो पॉज करो, अगर याद नहीं होगा तो जाके 90 डिग्री तक अभी रटो, उसके बाद फिर इधर आना, ठीक है। बिल्कुल, cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3/2, और ये 2 से 10 कटेगा, 5 बार में जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 5√3 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको फोर्स का y कंपोनेंट चाहिए, Fy चाहिए, तो आप 30 डिग्री से दूर जा रहे हैं तो आप साइन लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 10 न्यूटन क्योंकि इसी का कंपोनेंट तोड़ रहे हो, और लिखोगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, और बच्चों फिर आएगा 1/2 और मिला जुलाई कितना, तो 5 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है वो 5√3 है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो 5 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि ये फोर्स ना एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुका है, तो जिस एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकेगा उस एक्सिस में उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, कंपोनेंट का मतलब इफेक्टिव होता है, इसीलिए इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ज़्यादा आया है। अरे बोलना यार, 45 डिग्री पे होता तो बराबर होता, बीचों बीच होता, लेकिन ये इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा आएगा। तब देख लेना यार, आना चाहिए, ये सब बहुत सिंपल बातें हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आपको मन करे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ, तो फिर से समझो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ किया। अगर फोर्स सामने सामने है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं है, आड़ा तिरछा है, तब एक्स और वाई एक्सिस चूज करके कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अप्लाई द इक्वेशन फॉर नेट फोर्स टू बी 0 अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, अरे भाई हम इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन देख रहे हैं तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा, तो एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 करना और वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 करना। और ये हम कैसे करेंगे, तो हम आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वेट करा देंगे। जैसे मान लो बच्चों इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, इसका सीधा मतलब हुआ कि जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये होगा। इस फोर्स का नाम अगर हाथी है, इस फोर्स का नाम अगर घोड़ा है, तो बच्चों हाथी बराबर घोड़ा होगा, है ना बच्चों। यानी हम क्या करने वाले हैं, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, चाहे राइटवर्ड फोर्स बराबर लेफ्टवर्ड फोर्स। इसका मतलब हुआ आमने वाला फोर्स बराबर सामने वाला फोर्स। बस इक्वेशन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और जो चाहिए होगा हमको मिल जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ये सब कहने वाली बातें हैं, जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे ये स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, एक 5 kg का चीज़ लटका हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है। अरे भाई, तो किसी चीज़ को जस्ट लटका के छोड़ दोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, रेस्ट में है। रेस्ट में है का मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन हो गया, बोलो। और तब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए टेंशन कितना है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया आपने। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा। अब m है बच्चों 5 kg और g की वैल्यू होती है 10। अरे g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन लगभग लगभग 10 ले लेते हैं, तो 5 × 10 लिखोगे तो 50 न्यूटन आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, है ना बच्चों, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब देखो फोर्सेज आमने सामने आ गई, यानी एक्स वाई एक्सिस चूज करने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस क्या करिए, तो चूंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। इसका मतलब हुआ इस धागे में जो टेंशन आएगा वो 50 न्यूटन आएगा। इसको पॉज करके ट्राई करो जल्दी, इसमें नॉर्मल बताना है तुमको, एंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कर लिया। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हम इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। अरे भाई, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, तो m 8 है और g की वैल्यू 10 है, 8 × 10 करोगे 80 न्यूटन। अभी ये तो देख के पता चल जाएगा। क्या इस पर और कोई फोर्स लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है यार, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है क्योंकि इस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है। अब क्या कंपोनेंट तोड़ेंगे, क्या एक्स वाई एक्सिस चूज करेंगे, नहीं, आमने सामने है, कुछ नहीं, बस ऊपर वाला नीचे वाला बराबर कर दो। तो बच्चों क्यों, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अरे रेस्ट में है रे भाई, रेस्ट में है का मतलब इक्विलिब्रियम में है।
तो बच्चों नॉर्मल शुड बी इक्वल टू कितना, 80 न्यूटन। ये आपका भी आया होगा, आप कितने भी गए गुजरे होंगे ये आया होगा आपका। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है बच्चों कि मास जो है ना बच्चों, ये 10 केजी है और एंगल 37 डिग्री है। तो मैं आपको 37 डिग्री का कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 3, ये 4 और ये 5 होता है, तो 3 के सामने वाला 37 होता है और 4 के सामने वाला 53 होता है। ये याद रखना, ये आपको खूब मिलेगा, 37 53 खूब मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करो और कहीं लिख के इसको रटो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। कैसे पता करेंगे यार कि कौन सा 37 था? अरे भाई, तो जो साइड छोटा होगा ना उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। तो 3 छोटा साइड है तो इसके सामने वाला एंगल 37 छोटा होगा। 37 और 53 में छोटा वाला एंगल 37 ही है ना, तो 37 3 के सामने होगा, हैं 53 4 के सामने होगा। और सबसे बड़ा एंगल तो खैर ये 90 डिग्री है, तो ठीक है ये 5 के सामने है। अच्छा ऐसे भी कह सकते हो, थ से 3, थ से 37, यानी 3 के सामने वाला 37। अब फ से 4, फ से 53, 4 के सामने वाला 53। याद हो गया? चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इस पर लगने वाले टेंशन और नॉर्मल निकालने की कोशिश करिए। देखिए पहली बार है, हो सकता है आपसे ना हो, लेकिन कुछ भी करो यार, कुछ भी डायग्राम ड्रॉ करो, नॉर्मल नॉर्मल टेंशन वेंशन एमजी ड्रॉ करो, कुछ एक्स और वाई एक्सिस चूज करो, ट्राई करो। ठीक है बच्चों, कर लिया? फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि यार ये जो मास है वो रेस्ट में है क्योंकि आपने धागे से बांध कर रखा है, यानी जो भी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो इक्विलिब्रियम वाला होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? तो बच्चों सबसे पहला स्टेप तो यही था कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यानी इस एम मास पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करें। तो जो सबसे पहला फोर्स आप ड्रॉ करेंगे कौन सा होगा बोलो? वो होगा नीचे की तरफ लगने वाला mg। मेरे साथ साथ तुम भी बनाओ, जो मैं पूछूंगा बताते जाना, ठीक है? अगला फोर्स कौन सा होगा? तो बच्चों अगला होगा इधर की तरफ लगने वाला नॉर्मल, क्योंकि सरफेस इस पर इधर नॉर्मल लगा रहा होगा। एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? तो ये जो धागा है वो टेंशन भी तो लगा रहा होगा, तो इधर की तरफ लगने वाला टेंशन। और मैंने तीनों फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे ड्रॉ किया है। इससे क्या है ना कि एंगल वेंगल ढूंढना थोड़ा आसान रहेगा, कभी कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो सिचुएशन आसानी से हम लोग डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप क्या था? तो अगर फोर्सेज आमने सामने ना हो, याद करना बच्चों, जैसे देखो ना पिछले बार फोर्सेज आमने सामने थी, वहाँ भी आमने सामने थी, क्या यहाँ फोर्सेज आमने सामने है? तो नहीं, टेंशन के सामने कोई फोर्स नहीं, नॉर्मल के सामने कोई फोर्स नहीं, mg के सामने भी कोई फोर्स नहीं। तो अगर कोई भी फोर्स आड़ा तिरछा है तो हम कन्वीनियंट x और y एक्सिस चूज करते हैं और फिर जितनी फोर्सेज हैं उनका कंपोनेंट तोड़ते हैं x और y के अलोंग। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ फोर्सेज आमने सामने नहीं है, x और y एक्सिस चूज करें। तो सवाल है x और y हम किधर चूज करें? तो बच्चों वो जो अपना ट्रेडिशनल वाला x और y एक्सिस होता है, जिसमें हम x एक्सिस इसको ले लेते हैं, y एक्सिस इसको ले लेते हैं, तो ऐसे में ना बच्चों आपको इस mg का कंपोनेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा क्योंकि mg पहले से ही y एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। आपको इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ना पड़ेगा, फिर नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ना पड़ेगा। जो भी फोर्स x और y के अलॉन्ग नहीं है आपको उसका कंपोनेंट तोड़ना है। तो यहाँ कितने लोगों का कंपोनेंट तोड़ना है? 2 लोगों का, टेंशन का भी और नॉर्मल का भी। इससे ना बच्चों सिचुएशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा दिमाग लगा सकते हैं क्या कि हमको 2 लोगों का ना कंपोनेंट तोड़ के एक ही आदमी का कंपोनेंट तोड़ना पड़े? ठीक है, तो दिमाग ऐसा लगाया गया कि अगर मान लो बच्चों हम इसको x और इसको y ना मान के हम ना इसको x मान लें, इसको x मान ले बच्चों, इसको x मान ले, अलोंग द इंक्लाइन को हम x मान लें और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को अगर हम लोग y मान लें, तो यार अब हमको इस नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही y के अलोंग है। इस टेंशन का भी कंपोनेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही x के अलोंग है। आपको कंपोनेंट बस इस mg का तोड़ना पड़ेगा, बस एक ही आदमी का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल याद रखना, जब कभी भी इंक्लाइंड मोशन वाला क्वेश्चन होगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम हमेशा mg का ही कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये नॉर्मल का, ये टेंशन, ये सब का कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे। समझ गए? अब बताओ
एम जी का एक कॉम्पोनेंट टूटेगा इधर एक्स के लॉन्ग और एक टूटेगा इधर वाई के लॉन्ग, लेकिन उसके लिए तो आपको ये सब एंगल पता होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे बोलना यार, अब इतना तो गाय गुजरा मत बन जाना यार, हैं 90 माइनस थीटा। और ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 90 है, जिसमें ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्या है कि mg का जो कंपोनेंट इधर टूटेगा बच्चों मेरे, mg का जो कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, इधर की तरफ टूटेगा, वो आप ना साइन थीटा के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप इस थीटा से दूर जा रहे हैं। अरे ऐसे घूमने का मतलब हुआ थीटा से दूर जाना, और थीटा से दूर तो साइन लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे mg साइन थीटा, और mg का जो कंपोनेंट इधर टूटेगा उसको आप लिखेंगे mg कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं। तो ये रट लो बच्चों, वीडियो पॉज करो, 3-4 बार इसको लिख कर रट लो कि mg का अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा आता है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg कॉस थीटा। ये बहुत मिलने वाला है आपको, इतना मिलेगा कि वैसे भी रटा जाएगा, नहीं भी रटोगे तो। ठीक है, फिर से बोलो, अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg कॉस थीटा। सही है? चलिए, तो हमने दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया। अब तीसरा स्टेप जो कि आखिरी स्टेप था, आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वेट करो। देखो बच्चों mg अब ये गायब हो चुका है, mg का तो कंपोनेंट तोड़ दिया ना आपने। अरे समझे ना, 100 रुपया था आपने छुट्टा करा लिया, 50-50 आपको मिल गया। अब आपके हाथ में 100 रुपया थोड़े, अब 50-50 के 2 नोट हैं। तो वही बात हो गई, ये खत्म हो चुका, अब ये 2 फोर्सेस में टूट चुका है। तो आपके सामने 4 फोर्स हैं, टेंशन, नॉर्मल, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स। यानी बताइए टेंशन कितना होगा? तो बच्चों टेंशन हो जाएगा कितना बताओ? तो mg साइन थीटा के, और नॉर्मल हो जाएगा mg कॉस थीटा के। क्लियर? अब बस क्या है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ मास कितना दिया था? 10 kg, और मैं तो कहता हूँ g की वैल्यू 9.8 मत लो, बिना मतलब का कैलकुलेशन लेंदी होगा, 10 ही ले लो। ठीक है बच्चों, 10 ले लेते हैं। साइन 37 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना दिया है? 37। देख लो, अब सवाल ये है कि बच्चों साइन 37 कितना होगा? तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा एंड हाइपोटेनस 5 होगा। आप इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार में, है ना बच्चों? तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन, यानी इस धागे में जो टेंशन है वो 60 न्यूटन का है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस m की जगह 10 लिखें, g की जगह 10 लिखें और cos 37 डिग्री, तो बच्चों cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब cos की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस। तो 37 के लिए बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, यानी ये 4/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 80 न्यूटन। समझ गए? तो हो गया, टेंशन और नॉर्मल दोनों आ गया। नॉर्मल है 80 न्यूटन और टेंशन है 60 न्यूटन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है लामीज थियरम। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ इस थियरम को, बिना इसके भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब लोग बताते हैं तो आप भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 3 फोर्सेस हैं, F1, F2 और F3, और मान लो F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है, F2 के सामने वाला बीटा है और F3 के सामने वाला गामा है, और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, मतलब तीनों फोर्सेस का सम 0 है, तीनों को जोड़ रहे हैं 0 आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो गया, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है। बोलना यार, तो अगर बच्चों ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स इज 0, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं कि F1 डिवाइडेड बाई साइन और F1 के सामने वाला एंगल जो कि अल्फा है, ऐसे लिखेंगे। बोलो यार, इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई F2 के सामने वाले एंगल का साइन यानी साइन बीटा इज इक्वल्स टू, अब अगला आप बताइए, मन में सोचिए क्या लिखें। अरे भाई, तो F1 F2 हो गया तो F3 ही लिखोगे ना, फिर नीचे में क्या लिखोगे? साइन लिखोगे, और F3 के सामने वाला कौन है? तो गामा लिख दोगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं F1
डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। तो हम चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने देखा था ना बच्चों, ये वाला, इसको इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, वो तो बनाना ही पड़ेगा। और मैं बिल्कुल इसको प्रीफर नहीं करता हूँ बच्चों, लेकिन जान लो, जानकारी रहेगी तो ठीक रहेगा, कहीं हो सकता है यूज आ जाए। तो सबसे पहली बात बच्चों मेरे कि इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक काम करो ना, तुम डायरेक्ट 100 न्यूटन लिख दो। अरे पिछली बार मैंने ये mg इसीलिए लिखा था ना, क्योंकि मुझको ये रटवाना था कि इधर की तरफ mg साइन थीटा होता है और इधर की तरफ mg कॉस थीटा होता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है ये 10 kg का है तो नीचे आप 100 न्यूटन लिखिए। सही है बच्चों, ये 37 डिग्री है। इधर की तरफ क्या लगेगा, तो नॉर्मल लगेगा, और इधर की तरफ क्या लगेगा, तो टेंशन लगेगा, ठीक है। अब लामीज थियरम यूज़ करिए। तो उसके लिए बच्चों हमको हर दो फोर्सेस के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये और ये के बीच में ये वाला एंगल कितना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है, सही है। फिर बच्चों पता करो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है। तो एक काम करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये 37 बच्चों मेरे, तो ये भी 37 ही होगा। क्यों? क्योंकि जेड बन रहा है, देख लो जेड बन रहा है। तो ये अगर 37 है तो ये कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल मिल के 90 होना चाहिए। तो अगर ये 37 है तो ये 90 माइनस 37 विच इज 53 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अब हम ये सब एंगल पता करते हैं। तो ये तो 90 डिग्री, ये समझ में आ रहा है। ये कितना होगा, अरे बच्चों तो ये 37 है तो ये भी 37 ही ना होगा। कैसे? तो दो लाइन्स अगर पैरेलल हों तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। तो सिमिलरली देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि, इसको हटाओ बच्चों, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 53 डिग्री। यानी इसके और इसके बीच का एंगल हो गया 90 प्लस 53, इसके और इसके बीच का एंगल हो गया 90 प्लस 37, और इसके और इसके बीच का एंगल 90 हो गया। ठीक है, अब हम निकालने के लिए तैयार हैं। क्या निकाला जाए? पहले नॉर्मल निकाला जाए। तो लिखिए नॉर्मल डिवाइडेड बाई साइन, और बच्चों नॉर्मल के सामने वाला ये एंगल कितना है, तो ये है 90 प्लस 37 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब आप एक वो फोर्स लिखेंगे जो आपको पता है। तो जाहिर सी बात है हमको ये mg पता है, तो ये लिख लो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई, इस 100 के सामने वाला एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री, और बच्चों साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अरे साइन कॉस 10 छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ना मत। साइन कॉस 10 की वैल्यू 90 डिग्री तक एकदम याद होना चाहिए, एकदम एक कदम नहीं चल पाओगे फिजिक्स में। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये मैं इधर आपको बता देता हूँ कि बच्चों साइन 90 प्लस थीटा हो, चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो, दोनों की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है। अब जिन लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है उनको पता होगा कि कैसे होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो याद कर लो, रट लो। ठीक है, नहीं तो मैथमेटिकल टूल्स वाले सेक्शन में जाके ट्रिगोनोमेट्री जरूर देख लेना। बिना ट्रिगोनोमेट्री के तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल को नॉर्मल रहने देते हैं, और साइन 90 प्लस 37 को हम लोग कॉस 37 लिख लेते हैं, और बाकी इधर क्या है 100 न्यूटन है ना बच्चों, और कॉस 37 को इधर भेज दो। तो बताओ नॉर्मल की वैल्यू तुमको कितनी मिलेगी, तो 100 इंटू कॉस 37, और बच्चों हम जानते हैं कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। 3 के सामने वाला 37 डिग्री, 4 के सामने वाला 53 डिग्री। तो जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100 और कॉस 37 बेस बाई हाइपोटेनस। तो 37 के लिए बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5, और मिला जुला के ये कितना आ जा रहा है बताओ, 80 न्यूटन आ जा रहा है। नॉर्मल 80 न्यूटन आ गया। देखते हैं पिछली बार कितना आया था। हाँ ठीक है, नॉर्मल 80 न्यूटन आया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन मैंने पहले भी बोला कि मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। चलिए अब हम निकालते हैं कौन सा, टेंशन निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेंशन डिवाइडेड बाई टेंशन के सामने वाला एंगल। तो टेंशन के सामने यही पूरा एंगल है ना, अरे टेंशन के सामने इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ये पूरा है, और ये पूरा कितना है, तो ये है साइन 90 प्लस 53 डिग्रीज। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला 90 डिग्री। मतलब एक मैंने वो लिखा जो मुझको निकालना है, और एक वो लिखा जो हमको पहले से पता है। अब साइन 90 प्लस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई कॉस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाती है। अब कॉस 53 को उधर भेज दो, तो टी इज इक्वल्स टू 100 इंटू कॉस 53 डिग्री। और बच्चों आप जानते हैं कॉस 53 डिग्री, कॉस का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो 53 के लिए बेस 3 है और हाइपोटेनस 5 है, यानी मिला जुला के ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। आप इसको जब काटेंगे तो 20 टाइम्स में जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। तो टेंशन 60 न्यूटन, और आपको याद हो तो यही आया भी था। क्लियर है, तो एक थियरम है, बस जान लो, क्या दिक्कत है। आगे बढ़े, चलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। आपको करना क्या है, तो हर धागे में आपको टेंशन बताना है। किया ट्राई आपने, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों जैसे ये जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है रेस्ट में है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, 50 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ कुछ T1 बोल दो। अब अगर हम इस पॉइंट पर फोकस करें, तो इस पॉइंट पे ना 3 धागे बंधे हुए, एक नीचे एक इधर और एक इधर। तो इस पर नीचे जो टेंशन लग रहा होगा वो तो बच्चों T1 ही होगा, क्योंकि ये धागा पूरा सेम है ना। इधर जो लग रहा होगा, चलो इसको हम लोग T2 कह देते हैं, और बच्चों इधर जो लग रहा होगा उसको हम लोग T3 कह देते हैं। अब एक बात है, ये जो T1 है ये 50 न्यूटन होगा। क्यों होगा, अरे बच्चों ये जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो ये सब मुंहजबानी करेंगे हम लोग, बार बार ऐसा इक्वेशन नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ टेंशन जो है 50 न्यूटन के बराबर है, तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला टेंशन भी 50 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये धागा तो सेम है। बोलो ना। तो हम जो इसको सॉल्व करेंगे वो इस पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था, ये पॉइंट भी तो इक्विलिब्रियम में है ना बच्चों। तो आइए एक काम करते हैं, उसका हम लोग डायग्राम अलग से बना लेते हैं। इधर की तरफ क्या है T3, इधर की तरफ क्या है बच्चों T2, और नीचे की तरफ क्या है T1 विच इज 50 न्यूटन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको x और इसको y मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा, सिर्फ इसी का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, जिसमें ये आपका 53 डिग्री है। तो एक बात बताओ बच्चों, T3 का जो कंपोनेंट इधर टूटेगा वो क्या होगा, तो T3 cos 53 डिग्री, क्योंकि आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं। और ये वाला कितना होगा, तो ये हो जाएगा T3 sin 53 डिग्री। क्लियर है। अब क्या किया जाए बच्चों, तो ऊपर नीचे वाला दाएं बाएं वाला फोर्स बराबर किया जाए। तो बताओ ऊपर वाला फोर्स कितना है, तो ऊपर वाला फोर्स है T3 sin 53 डिग्री, और नीचे वाला फोर्स कितना है, तो ये है 50 न्यूटन। तो आप T3 और आप फटाक से लिख लीजिए 3, 4 एंड 5। 3 के सामने वाला 37 एंड 4 के सामने वाला 53। तो आप बताइए साइन 53 कितना होगा तो बच्चों साइन 53 हो जाएगा 4/5, क्योंकि 53 के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू कितना 50। सही है। अब यहाँ से आप बताइए जल्दी से T3 कितना आएगा, तो 5 को आप ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यार काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। सही है, तो 25 पचे कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 125 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, तो 125/2 करोगे तो या तो रहने दो, इतना ही रहने दो, क्या दिक्कत है, क्या तोड़ने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स तो हमने कर दिया। अब दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स कर लो। तो दाएं वाला फोर्स कितना है बच्चों, तो दाएं वाला फोर्स जो है वो T2 है,
और बाएं वाला फोर्स कितना है, तो ये है T3 और cos 53 डिग्री। तो बच्चों T3 की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है, तो 125/2 और cos 53 डिग्री कितना होगा, तो cos का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और 53 के लिए बेस जो है वो 3 है और हाइपोटेनस 5 है। अब इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 25 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा हाँ 75 डिवाइडेड बाई 2, तो T2 इतना आ गया है ना बच्चों, इतना न्यूटन आ गया। सही है, तो एक बार फिर से बताइए T1 कितना था, T1 कितना था, तो T1 तो 50 न्यूटन था। T2 कितना था, तो बच्चों T2 इतना है, और T3 कितना है, तो T3 इतना है। ये वाला T3 है आपका। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक जेईई मेन 2024 का, इसको ट्राई करो जल्दी। कर लिया, चलिए देखते हैं। तो हमको क्या बताना है, 1 kg का मास है, सीलिंग बाई अ रोप ऑफ 4 मीटर। अच्छा, ये जो धागा है वो पूरा 4 मीटर का है, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया गया, बिल्कुल दिख रहा है हमको, इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट। अच्छा बच्चों, मतलब ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा, ऐसा होगा। सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू दी वर्टिकल एक्सिस। अच्छा, मतलब वर्टिकल के साथ 45 बना रहा है। अरे भाई, तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी तो 45 ही बनाएगा ना। अरे ये 45 है तो ये भी 45 होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ F की वैल्यू हमको बताएं। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या किया जाए बताओ जल्दी। सबसे पहले यार इधर नीचे की तरफ 10 न्यूटन ना, तो इसमें भी 10 ही न्यूटन आएगा, मतलब इस धागे में टेंशन 10 न्यूटन, तो यहाँ भी नीचे कितना होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हम इस धागे के टेंशन को T बोल दें, और चलिए एक नया फोटो हम यहाँ बनाते हैं जिसमें इधर की तरफ है F, नीचे की तरफ है कितना बच्चों, अरे बोलना यार, नीचे की तरफ 10 न्यूटन और इधर की तरफ कितना है, तो इधर की तरफ T है। और जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 45 है, इवन ये वाला एंगल भी 45 है। तो हमको कंपोनेंट किसका तोड़ना पड़ेगा, तो कंपोनेंट टेंशन का तोड़ना पड़ेगा। तो अगर टेंशन का हम कंपोनेंट एक इधर की तरफ तोड़ेंगे तो कितना आएगा, T cos 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 की तरफ घूम रहे हैं, और इधर वाला कितना होगा, तो T sin 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। तो आप बताइए ऊपर वाला फोर्स कितना है, T sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। बोलो, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, तो T cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू F। अब सबसे अच्छा है कि आप इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो इससे टेंशन से टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन का टेंशन ही नहीं रहेगा। और एक और बात है, साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और बच्चों cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो मिला जुला के ये लोग भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अरे बोलो ना यार, मतलब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 ऐसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई F। अब यार ये और ये कैंसिल हो गया, तो मिला जुला के इस F को उधर भेजोगे, अरे बच्चों F उधर भेजोगे और इधर सब कैंसिल हो गया, तो 1 बचा है, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो मैं कहता हूँ यार इतना करने की क्या ज़रूरत है। तुम एक बात सोचो ना, ये जो धागा एकदम बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच है, तो बीचों बीच होने का मतलब हुआ ना कि जितना फोर्स वर्टिकल लग रहा होगा उतना ही फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, तब ना एकदम बीचों बीच आ गया है। जितना एंगल वर्टिकल से बना रहा है उतना ही एंगल ये हॉरिजॉन्टल से भी बना रहा है। अरे बोलो ना, अगर मान लो ये ज़्यादा होता तो इधर की तरफ ज़्यादा झुका रहता, ये ज़्यादा होता तो इधर की तरफ ज़्यादा झुका रहता, एकदम बीचों बीच है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम चाहते हैं, कॉमन सेंस से भी बता सकते थे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। क्लियर है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको समझ में एकदम आना चाहिए। आपके पास देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अप टू जेईई मेन लेवल तो है ही, बिकॉज अभी जेईई मेन का ही क्वेश्चन आपने किया, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से समझ में आने चाहिए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली मुझको मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।